हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक, जिसका चैप्टर सेकंड है राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अध्याय, जो लगभग 1600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच की घटना है। आइए उसके मेन मुख्य मुख्य पॉइंट देखते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी खरोष्ठों लिपिकार से निकाला गया। अभिलेखों व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक शासक थे वो प्रसिद्ध शासकों यानी बहुत प्रसिद्ध शासक थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल है, क्योंकि इस काल में राज्यों, नगरों का विकास हुआ, लोहों का बढ़ता प्रयोग और सिक्कों का विकास हुआ। इसलिए 6वीं शताब्दी एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल है। ये ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है 6वीं शताब्दी महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों है। जैन तथा बौद्ध साहित्य विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल है। जो जैन और बौद्ध साहित्य हैं वो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल है। महाजनपद के नाम से 16 राज्य उल्लेख है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि महाजनपद क्या है, उन 16 महाजनपदों के नाम बताओ। तो कुछ मेन हैं: वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे प्रमुख महाजनपद हैं। ये जो 16 महाजनपद है ना, उनमें से कुछ महाजनपद हैं प्रमुख। शासन व्यवस्था कहती है महाजनपदों पर राजाओं का शासन, गण संघों अथवा कई लोगों के समूह का शासन था। जो शासन व्यवस्था थी वहाँ पे बहुत अच्छी शासन व्यवस्था थी। महाजनपदों पर राजाओं का, गण संघों अथवा कई लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता था। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध है। पेपर में इस तरह पूछा जा सकता है, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो आप बता सकते हैं मगध। 16 महाजनपदों में क्यों था? अब ये सुनो, ये मगध महाजनपद जो है वो महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ भूमि थी, नंबर 1 पॉइंट। लोहे की खदानें थी, नंबर 2 पॉइंट। नदियाँ थी, नंबर 3 पॉइंट। यातायात के साधन या आवागमन कह लो, वो सुगम्य था, 4 पॉइंट। योग्य शासक थे, 5 पॉइंट। इसलिए जो महाजनपद का मगध राज्य है वो शक्तिशाली महाजनपद था। इसके ये 5 पॉइंट है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? जो मौर्य साम्राज्य था वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है? तो उसमें है मैगस्थनीज के वितरण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के आदि से अशोक के अभिलेख व स्तंभ प्रमुख हैं। इनमें मेन इनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था वो प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र उसके थे। जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था उसके प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। नंबर 1 राजधानी पाटलिपुत्र। जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, और 4 प्रांत थे उसके। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। उन 5 राजनीतिक केंद्र में से जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसकी, मौर्य साम्राज्य की, और उसके 4 प्रांत थे। कौन कौन से थे? तक्षशिला,
उज्जैनी, तोसिल, स्वर्णगिरी, ये 4 उसके प्रांत थे मौर्य साम्राज्य के। आइए आगे देखते हैं। दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर, पांड्य, इनके इतिहास के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत प्राचीन संगम ग्रंथ हैं। जो दक्षिण के राजा और सरदार थे, चोल थे, चेर थे, पांड्य थे, इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत प्राचीन संगम ग्रंथ थे। ये ध्यान रखना, ये छुपा हुआ क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान कम जाता है बच्चों का। दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर और पांड्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? प्राचीन संगम ग्रंथ। ये उच्च स्थित प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना, अपने आप को ऊंचा प्रकट करने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए देवी देवताओं के साथ शासक वर्ग जो थे वो जुड़ते थे। जो कुषाण के शासक थे उन्होंने मूर्ति के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया था। मतलब जो ये कुषाण के शासक थे इन्होंने अपनी एक मूर्ति बना दी थी। मूर्ति, ये उस मूर्ति के जरिए अपने आप को भगवान बताना चाहते थे, प्रस्तुत करते हैं कि मैं भगवान हूं। भारत में सामंतवाद संभवतः गुप्त काल से है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सामंतवाद किस काल से है, तो हम कह सकते हैं भारत में सामंतवाद गुप्त काल से है लगभग। गुप्त शासकों के इतिहास निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जो गुप्त शासक थे उनके इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? वे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें गुप्त शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? तो नंबर 1 है साहित्य, नंबर 2 है सिक्के, नंबर 3 है अभिलेख। इनके जरिए हमें गुप्त शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में दिए गए विचार का वर्णन जातक तथा पंचतंत्र जैसी ग्रंथों में है। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में, यानी जो वहाँ की जनता थी वो राजाओं के बारे में अपने विचार को बताया गया है, जिसका वर्णन जातक तथा पंच जैसे ग्रंथों में लिखित है। और उन ग्रंथों की भाषा क्या है? पाली। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जातक व पंचतंत्र की भाषा क्या है? तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? पाली भाषा। तमिल संगम साहित्य में समाज में विभिन्नताओं का उल्लेख है। वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, ब्रह्म और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है। जो तमिल संगम साहित्य में ग्रामीण समाज में विभिन्नताओं का उल्लेख है उनकी किस लिए है? वर्गों की विभिन्नता है, भूमि के स्वामित्व है, भ्रम, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है। 6ठी शताब्दी में व्यापार का माध्यम, जो 6ठी शताब्दी थी उसमें जो व्यापार का माध्यम था, मतलब जो व्यापार का जरिया था, एक तरह से किस जो साधन था, व्यापार का जो साधन था वो सिक्के थे। सिक्के के जरिए व्यापार करे जाते थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम शताब्दी में कुषाण शासक द्वारा जारी किए गए। जो सोने के सिक्के थे, जो सोने के कॉइन थे, वो सर्वप्रथम किस शासक द्वारा जारी किए गए? तो उसमें आप कह सकते हैं कुषाण शासक द्वारा। ठीक है। और किस शताब्दी में ये जारी किए गए? प्रथम शताब्दी में, ध्यान रखना आप। अच्छा आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी में व्यापार का माध्यम सिक्का था, ये तो बता दिया मैंने।
और किस शासक द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण शासक द्वारा। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों के अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख है। भूमिदान साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए जाते थे। जो ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों में अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिला है। भूमिदान किन लोगों को किया जाता था? भूमिदान मुख्यतः धार्मिक संस्थाओं, वह संस्थाएं जो धर्म से संबंधित होती थीं उन्हें दान दिया जाता है, या फिर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था जो पूजा पाठ का कार्य करवाते थे। ब्राह्मणों को दान दिया जाता था भूमि। महिलाओं का संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, किंतु जो वहाँ पे महिलाएं थीं उनको अपनी संपत्ति पर अर्थात अपने पिता की संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, खुले रूप से अधिकार नहीं था। किंतु जो वहाँ की रानी थी प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी, ठीक है, और उन्हें भूमिदान भी किया, मतलब उन्होंने भूमिदान भी किया क्योंकि वे एक रानी थी। वहाँ की जो प्रभावती गुप्त थी वो जमीन की मालिक थी, उन्होंने भूमिदान किया। क्यों किया? क्योंकि वो वहाँ की रानी थी। भूमिदान का प्रभाव दुर्लभ होता है, भूमिदान का प्रभाव दुर्लभ होता राजनीतिक प्रभुत्व के लिए। अभिलेखिक साक्ष्यों की सीमाएं क्या थीं? हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते जो अभिलेख थी उनकी सीमाएं क्या थीं? क्योंकि वे हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए थे, मतलब हल्के हल्के लिखे थे। शब्दों का पढ़ पाना मुश्किल होता था। समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना तथा नष्ट हो जाना और वास्तविक अर्थ न निकाल पाना लिखने वाले की प्राथमिकताएं। मतलब इसको ये इस तरह से कह सकते हैं कि जो अभिलेख थे वे हल्के ढंग से लिखे जाते थे। मतलब जैसे एक होता है कि पेन आपका रुक जाता है तो लिखने में दिक्कत आती है, कहीं शब्द आधे लिखे रहते हैं, कहीं नहीं दिखते, कहीं डार्क हो जाते हैं, कहीं हल्के चल जाते पेन। उसी तरह ठीक जो शब्द थे वो इस लिखे जाते थे, उन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता था और समय के साथ उनका जो कलर था वो हल्का पड़ जाता था तथा नष्ट हो जाता था। कई बार देखते हैं कि आप रखे रहते हैं, पानी पड़ जाए या धूप वूप में रहते, धीरे धीरे उनका कलर खत्म हो जाता है और उनका अर्थ निकालना मुश्किल होता था। इसलिए उनकी सीमाएं ये हैं, अभिलेखों की सीमाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।